अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए वैज्ञानिक तकनीक से करें लहसुन की खेती। अनार के बाग में कैसे लें किसान अधिक फलोत्पादन। लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है, जिसके कारण इसकी बाजार में वर्ष भर मांग रहती है और इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो जो किसान लहसुन की खेती करना चाहते हैं वो इसकी खेती में कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे लहसुन की खेती से अधिक उपज मिल सके, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह से। किसान भाइयों, लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला वाली फसल है। इसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसमें एक वाष्पशील तेल पाया जाता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। ये मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। लहसुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रतिदिन के भोजन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे लहसुन का अचार, लहसुन की चटनी, लहसुन का पाउडर तथा लहसुन पेस्ट आदि बनाने में किया जाता है। इसीलिए लहसुन की मांग वर्ष भर रहती है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा किसान कमा सकते हैं। मौसम और जलवायु। लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधे के उचित बढ़वार के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। कांदों के परिपक्वता के लिए शुष्क जलवायु उचित रहती है। मृदा और खेत की तैयारी। लहसुन की खेती के लिए अधिक उर्वरता वाली उचित जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसकी पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। लहसुन के जड़ में अच्छे विकास और मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिन पहले ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके अलावा यूरिया 200 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम, पोटास 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। इसलिए लहसुन की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। लहसुन के लिए यमुना सफेद 2, जिसको G50 के नाम से जानते हैं,
एक यमुना सफ़ेद 3 जो G282 के नाम से जानते हैं। ये 2 वैरायटी हमारे यहाँ अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। बीज के लिए 2 से 2.5 क्विंटल बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। और इसमें जो छटाई करते हैं हम बल्ब को खोल के जो पोथी लगाते हैं वो भी एक साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि जब बल्ब खोलते हैं तो उसमें अंदर 5-6 पोथी बारीक निकलती हैं, उनको नहीं लगाना है। अच्छी हेल्दी पोथियों को लगाना है जिससे पैदावार अच्छी हो और बढ़वार पौधे की बराबर हो। छोटी अगर पोथी होगी तो वो धीरे धीरे जमेगा, उसकी बढ़वार ठीक नहीं होगी और पैदावार कम रहेगी, बल्ब साइज भी उसका छोटा रहेगा। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसलिए पहले फफूंदनाशी कार्बन टाइजम 0.1% घोल से कलियों में उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी के उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। प्रदेश के जो किसान भाई बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती करना चाहते हैं, वो सीड ट्रीट यंत्र से कम समय में समान दूरी और गहराई पर आसानी से उर्वरकों और बीजों की बुआई कर सकते हैं। हम अक्टूबर में शुरू करके 20 अक्टूबर तक हमारा लहसुन लग जाना चाहिए, पोथी लग जानी चाहिए हर हालत में। जितना हम लेट जाएंगे 20 अक्टूबर से उतनी ही पैदावार हमारी कम होती जाएगी। छोटी क्यारियाँ होनी चाहिए जिससे पानी कम लगे। आमतौर पर करीब 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए क्यारी की और 5 से 7 मीटर लंबाई होनी चाहिए क्यारी की। उसमें हम 10 से 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 4 इंच और लाइन से लाइन 6 इंच ये डिस्टेंस रख के लगा देना चाहिए और उसमें हल्का पानी, आमतौर पर 10 से 12 सिंचाई लहसुन में पर्याप्त होती है। ये भी डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ सॉइल पर, मिट्टी की जो बनावट है उस पर। सिंचाई प्रबंधन लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खरपतवार नियंत्रण, बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पेंटीमेथिलियम 3.3 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करने से 30 दिनों तक फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अनार की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अनेक किसान भाई इसके बाग लगाते हैं, लेकिन अनार का अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो अनार के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बागों में पौधों को स्वस्थ और अच्छी स्थिति में रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवर्ष उचित मात्रा में खाद उर्वरक डाली जाए। यदि फल वृक्षों को से आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हमेशा उपलब्ध होता रहे तो निश्चित रूप से फलोत्पादन अच्छा होगा।
बाग में पोषक तत्वों को जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद, विभिन्न प्रकार की खलियों की खाद, केचुआ खाद इत्यादि तथा रासायनिक खाद जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया, सुपरफास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश के द्वारा देते हैं। बाग में खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर करनी चाहिए। ऐसा करने से उर्वरकों की बचत होती है और लागत में कमी आती है। पौधों का समुचित विकास होता है। तो चूंकि बात करते हैं, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं अनार का ये पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इस अनार के पौधे के लगभग 1 मीटर की दूरी के ऊपर जो खाई है वो खाई खुदी हुई आप देख रहे हैं। ये इसके चारों तरफ 1 मीटर दूरी के ऊपर ये जो खाई है, ये खाई हमने बनाई है। ये खाई इसलिए बनाई है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें थोड़ी दूर होती है। जो फीडर रूट्स, जो यानी कि भोजन लेने वाली जो जड़ें होती है वो इससे थोड़ी दूर होती है। इसलिए हम ये एक खाई बनाते हैं। जो भी गहरी जड़ वाले पौधे होते हैं, अमरूद को छोड़ करके करीब करीब सभी पौधों में हम ये टेक्निक अपनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो पौधे की उम्र है उसके हिसाब से हम इसमें खाद डालते हैं। जैसे ये दूसरी साल है इस पौधे के लिए, तो इसके लिए लगभग 20 किलो गोबर की खाद लेते हैं और लगभग आधा किलो SSP लेते हैं और लगभग 250-300 ग्राम यूरिया लेते हैं, लगभग 80 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश लेते हैं, 20 ग्राम सूक्ष्म खाद लेते हैं और लगभग 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान लेते हैं। और इतना ही हमें जो नीम की खली है, लगभग 200 से 250 ग्राम नीम की खली है, वो हमें लिया जाता है। वो ये सारा का सारा मिश्रण लेकर के और इस खाई में हम भर देंगे और फिर इस खाई में ही हम पानी पिलाएंगे। तो इस तरीके से जो खाद है ये दिया जाता है। तीसरी साल क्या करेंगे कि यही जो खाद है इसको 3 गुना कर देंगे, चौथी साल इसी खाद को 4 गुना कर देंगे और 5वीं साल 5 गुना कर देंगे। लेकिन छठे साल में इसको 5 गुना ही रखेंगे, क्योंकि पौधे की जितनी बढ़वार 5 साल में होनी होती है उतनी हो जाती है। फिर अगर छठी साल में हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद देते हैं तो पौधे में एक एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हो जाती है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि गुआर में या मेथी में ज़रूरत से ज़्यादा हम खाद दे देते हैं या स्पेशली यूरिया दे देते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़वार हो जाती है। उसी तरीके से ये जो फलदार पौधे होते हैं इनकी भी बढ़वार हो जाती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमारे को जितनी ज़रूरत है उतना ही खाद देना चाहिए। ये खाद देने के बाद में इसके 1 महीने के बाद में लगभग 20 ग्राम यूरिया हमारे को सिंचाई पानी के साथ में देना है, यानी सितंबर के महीने में सिंचाई पानी के साथ में देना है। इस तरीके से हम इनमें खाद डालते हैं। तो ये अगर इतना तरीका हम अपना लेते हैं तो पौधे को काफ़ी सही तरीके से उसका पोषण मिलता है और पौधे का सर्वांगीण विकास होता है। सही तरीके से पौधा वृद्धि करता है, उसमें जो बढ़वार को लेकर के समस्याएं आती हैं वो नहीं आ पाती है और पौधा सुचारू रूप से चलता है। आज के समय में बागों में खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग की कई विधियां हैं। इनमें खाद और उर्वरकों के मिश्रण को देना, थालों में देना, नाली बनाकर देना आदि प्रमुख हैं। इन विधियों के अतिरिक्त कुछ खास पोषक तत्वों को बागों में लगे पौधों पर घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर भरपूर फलों का उत्पादन मिलता है। ये जो स्पेशली हर एक पौधे के लिए अलग अलग होता है। जैसा मैंने अभी आपको अनार को लेकर के बताया है, इसी तरीके से जो दूसरे फलदार पौधे होते हैं उनके लिए भी होता है। तरीका लगभग सभी में एक ही होता है। जो गहरी जड़ वाले जो फलदार पौधे होते हैं उसमें इसी तरीके से पौधे से लगभग 1 मीटर की दूरी के ऊपर 1 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी खाई बनाई जाती है। और जो बाकी में जैसे जो छिछली जड़ें होती है, जैसे अमरूद जो होता है उसमें हमारे को उसमें थावले में गुजाई करके हम 15 सेंटीमीटर तक गुजाई करके उसको खाद दे सकते हैं। वैसे हर एक पौधे के लिए खाद की मात्रा अलग अलग होती है। ये केवल अनार के लिए बताइए मैंने। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि मछली पालन की बात करें तो ये व्यवसाय किसानों को आमदनी का एक अच्छा जरिया है। हमारे जो किसान भाई इससे जुड़े हैं वे प्रति वर्ष इससे आशा के अनुरूप लाभ पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मछलियां कुछ घातक रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जिनका समय से प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इन रोगों से अपनी मछलियों को बचाने और उपचार करने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। नमस्कार मत्स्य किसानों, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे कि मछली पालन हेतु कभी कभी बहुत सारे आप रोगों के सामना करना पड़ता है। मछली पालन के समय पर देखा जाता है कि इस समय मछली रोगग्रस्त होते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। रोग होने से पहले कुछ सिम्टम यानी लक्षण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके तालाब में मछली अगर सतह पर आ रहे हैं या फिर ऊपर आकर वो सांस ले रहे हैं या फिर कोई कोने में जाकर अपने शरीर को रगड़ रहे हैं या छोटे छोटे लाल घाव की तरह या छोटे सफ़ेद दाने अगर आ जाते हैं तो तब भी इसको एक लक्षण हम लोग कहते हैं कि आपके तालाब में मछली का अलग अलग तरीके का रोग शायद आ चुका है। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बहुत से रोगजनक जीवाणु व विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या विषाणु आक्रमण करके रोग ग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती हैं। तो अब रोगों के बारे में अगर हम बताते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु रोग। जब आपके मछलियों में पंख या सर गलने लगेगा, अगर आपके शरीर में धीरे धीरे कुछ घाव जैसे कि उजला रंग का कुछ पैचेस आने लगेंगे और उसके साइड में आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का एक हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है, तो तभी आप जीवाणु रोग आना शुरू कर चुका है। तो प्रबंधन के लिए आपको बिना बुझा हुआ चूना अगर आपके पास है तो उसको आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप OTC यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। खाने के दौरान जब आप खाना देते हैं तो वहाँ पर आप प्रति किलो बायोमास के हिसाब से 20 से 25 मिलीग्राम आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दवाई अगर छिड़क देते हैं या फिर फ्यूराजोलिडोन जो कि 30 mg प्रति किलो या फिर और भी अलग अलग एंटीबायोटिक जो भी दुकान में अवेलेबल है वो अगर आप डालते तो बैक्टीरिया रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। ड्रॉपसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली का धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और वह दुर्बल हो जाती है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। प्रमुख लक्षण शल्कों का बहुत अधिक मात्रा में गिरना तथा पेट में पानी भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। हमेशा ध्यान रहे कोई भी कंट्रोल, जैसे आप इसको तभी रोकथाम कर सकते अगर आपके पानी का pH 7.5 से 8.5 होता है तो इस समय बेस्ट होता है मछली पालन के लिए, यानी आपका pH को हमेशा आप मेंटेन कीजिए। और नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बैक्टीरियल रोगों के लिए वो है अल्कलिनिटी। मतलब आपके पानी में अगर अल्कलिनिटी का रेंज 100 से घटकर 70 या 80 mg
mg मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाता है तो उस समय भी ये रोगग्रस्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अल्कलिनिटी आपका 100 से 180 mg प्रति लीटर होना चाहिए, तभी आपको बाकी उपचार करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप बैक्टीरियल डिजीज़ को रोकथाम कर सकते हैं। आंतरिक परजीवी मछली के आंतरिक अंगों जैसे कि शरीर गुहा, रक्त नलिका और वृक्क आदि में रोग फैलाते हैं, जबकि बाह्य परजीवी मछली के चर्म, गलफड़ों, पंखों आदि को रोगग्रस्त करते हैं। जैसे ट्राइकोडिनोसिस, ये बीमारी ट्राइकोडीना नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होती है, जो मछली के गलफड़ों व शरीर के बाह्य सतह पर रहता है। संक्रमित मछली के भार में कमी होने लगती है। गलफड़ों से अधिक श्लेष्म प्रभावित होने से श्वसन में कठिनाई होती है और बाद में मछलियां मरने लगती हैं। और इस समय आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, स्टॉकिंग से पहले आपको पोटेशियम परमंगनेट यानी KMnO4 को आपको अप्लाई करना है 20 mg प्रति लीटर, और वो मान लीजिए आप 30 मिनट तक उसको डिप करके फिर आप अपने तालाब में छोड़ेंगे। फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिप ट्रीटमेंट यानी नमक घोल में। नमक घोल आप रखेंगे 5 ग्राम प्रति लीटर, और वो सिर्फ आपको 30 सेकेंड तक ही रखना है, यानी आप 30 सेकेंड तक वो मछली को डुबा के रखेंगे, फिर उसको आप तालाब में छोड़ देंगे। कभी कभी जब पैरासाइटिक रोगग्रस्त होते हैं तो हम लोग फॉर्मेलिन का भी इस्तेमाल करते हैं, लगभग 15 से 20 mg प्रति लीटर, और उसको हम रेगुलर मान लीजिए 7-10 दिन के अंतराल में यूज़ करते हैं, तो पैरासाइटिक रोगग्रस्त हमको थोड़ा कम होता है। रोग के साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके जो पानी का मतलब वाटर टेम्परेचर मतलब तापमात्रा हो या फिर pH हो या अल्कलिनिटी हो, इसको भी आप देखिए। कभी भी उसमें हाई ऑर्गेनिक लोड यानी आप कुछ भी बाहर से कोई भी जैसे मवेशी को धो रहे हैं या फिर बर्तन या कपड़ा अगर ज़्यादा धो रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक लोड भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग सिर्फ पानी तालाब में अगर मछली पालन करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ज़्यादा खाना दे देते हैं, तो ज़्यादा खाना देने के कारण में नीचे स्तर में वो एक डेट्रिटस फॉर्म हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक काला एक स्तर पड़ जाता है और उससे क्या होता है, बहुत ही ख़राब गैसेस निकलते हैं और H2S फॉर्मेशन होता है। इसी तरह पानी का आपका जो गुणवत्ता है वो ख़राब होता है। तो इसी तरह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के कृषक विकास कुमार ने। यह भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विकास कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।